Human respiratory system. In the earlier video, we have discussed about the respiration. Respiration and breathing. There are difference between respiration and breathing. In earlier video, I explained you that respiration is a cellular process. It occurs inside the cell. And during respiration, the glucose or food gets break down into simpler molecule and the energy forms in the form of ATP. So this is the respiration. And what is the breathing? Breathing is the mechanical process of exchange of gases. Okay. What is breathing? Breathing is mechanical. Breathing is a mechanical process. During breathing, we inhale the air or exhale the air. So that is the difference between respiration and breathing. So today we will discuss about the human respiratory system. This is the sketch of human respiratory system. ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है. इसके अंदर वेरियस पार्ट्स हैं जहां से एयर मूव करते हुए लंग्स तक पहुंचती है. हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर जो लंग्स हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं. सो लुक एट द बोर्ड. These are the external nostrils. ये जो बाहर दो जो पोर हैं, जो छेद हैं, these are the external nostril. Okay. ये अंदर जो लीड करते हैं, यहाँ पर जो दो चैम्बर हैं, they are known as nasal chamber. इन्हें हम क्या कहते हैं? nasal chamber कहते हैं. नेजल चैम्बर पीछे ओपन होते हैं फेरिंक्स के अंदर, नेजोफेरिंक्स के अंदर. तो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के द्वारा वो अंदर ओपन होते हैं. ये जो कॉमन पाथ है फेरिंक्स, जो कि फूड पाइप के लिए भी जाता है और रेस्पिरेटरी ट्यूब के लिए भी जाता है. ये जो फूड पाइप के जस्ट फ्रंट में ये जो ट्यूब है, इसे हम ट्रेकिया कहते हैं. ये रेस्पिरेटरी ट्यूब है और ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. इनिशियली यहाँ पर एक फ्लैप है, इसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि ट्रेकिया की ओपनिंग यानी कि ग्लॉटिस को कवर करता है. ट्रेकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं, उसको ये कवर करता है एपिग्लॉटिस, जिससे ड्यूरिंग द डिग्लूटिशन जो फूड पार्टिकल है वो रेस्पिरेटरी ट्यूब में, ट्रेकिया में ना जा पाए. ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं लैरिंक्स. तो ये वॉइस ऑर्गन है, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है. और ये हम मेल के अंदर जनरली, अधिकतर मेल्स के अंदर ये जो पार्ट बाहर निकला जो लैरिंक्स का दिखता है, ये इसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं. क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल. ओके. तो लैरिंक्स जो है वो एक वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है. इसके बाद में जो ट्रेकिया है ये कॉलेप्स ना हो, पिचके नहीं, यहां पर सी शेप्ड सेमी सर्कुलर कार्टिलेज रिंग्स पाई जाती हैं. यहां पर ये ब्रांच होती हैं और ये राइट ब्रोंकस है, ये लेफ्ट ब्रोंकस है. इनको कंबाइनली ब्रोंकाई कहते हैं और ये लंग्स के अंदर एंटर होते हैं. ब्रोंकस के एंटर होने के बाद में लंग्स में ये काफ़ी सारी ब्रांचेस में ब्रांच हो जाते हैं. इन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं. और ब्रोंकियोल्स जो हैं वो अल्वियोलाई या एयर सैक्स तक पहुंचते हैं. ठीक है. तो ये जो है एल्वियोलाई हैं, एयर सैक्स हैं, और ये रेस्पिरेटरी यूनिट है लंग्स की. ये जो पार्ट है इन्हें हम लंग्स कहते हैं. तो ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है. और जो दोनों जो लंग्स हैं ये एक प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहते हैं, डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहते हैं, जिसमें फ्लूइड होता है जो लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है. तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन है. ठीक है. और ये राइट लंग है, लेफ्ट लंग है. यहाँ पर राइट लंग में फीसर है, ये ऑब्लिक ट्रांसवर्स फीसर है, ये ऑब्लिक फीसर है. इसीलिए राइट लंग के अंदर 3 लॉब होते हैं, अपर लॉब, मिडिल लॉब एंड लोअर लॉब. और ये लेफ्ट लंग है, इसमें ये फीसर है, ये अपर और ये लोअर लॉब है. ओके. और लंग्स के नीचे ये मस्कुलर पार्टीशन है, इसे हम डायफ्राम कहते हैं. तो डायफ्राम के द्वारा थोरेसिक कैविटी सेग्रीगेट होती है, सेपरेट होती है एब्डोमिनल कैविटी से. तो डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी और इसके ऊपर थोरेसिक कैविटी. एक और बात, जो नेजल चैम्बर है वहां पर इनिशियली हेयर होते हैं जिन्हें हम नेजल हेयर कहते हैं. और उसके बाद में जो म्यूकस एपिथेलियम होती है जहां से म्यूकस सीक्रेट होता है. तो
एक और बात, ये जो आल्वियोलाई हैं, लंग्स के अंदर आल्वियोलाई हैं या जो एयर सैक्स हैं, ये रेस्पिरेटरी यूनिट है, रेस्पिरेशन की यूनिट है। यहाँ पर जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि जो एल्वियोलाई हैं, जैसे कि सपोज करते हैं ये मान लो एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलस है, ठीक है, तो इनको सराउंड करती है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, इनको ब्लड कैपिलरीज सराउंड करती है और इनमें से ब्लड फ्लो होता है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो एल्वियोलाई में जाने के बाद में जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाती है कैपिलरीज के ब्लड के अंदर, और कैपिलरीज के ब्लड में जो CO2 होता है वो रिलीज हो जाता है एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। तो अब हम प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे इनहेलेशन होता है और एक्सेलेशन होता है। कि जब हम इनहेल करते हैं तो एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एंटर करती है, तो जो नेजल हेयर हैं वो फिल्टर करते हैं एयर को। उसके बाद में एयर के अंदर जो डस्ट है वो म्यूकस, जो एपिथेलियम है उसके म्यूकस से एडियर हो जाती है, एंड जो क्लीन एंड वार्म एयर है वही मूव करती है और वो ट्रेकिया से होती हुई ब्रोंकस में आती है, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स में, एंड देन एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई में आने के बाद में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहते हैं कि जो एयर का जो मिक्सचर है, जो गैसेस का मिक्सचर है, उसके अंदर किसी एक गैस का जो प्रेशर है उसे हम उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने से ये डिफ्यूज होके ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, ब्लड में घुल जाती है। एक्चुअली जो 97% ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बाइंड हो जाती है, और 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में ट्रेवल करती है ब्लड के द्वारा बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स तक। और ब्लड कैपिलरीज में CO2 का जो प्रेशर ज़्यादा होता है तो वहाँ से ये रिलीज होके एल्वियोलाई में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनहेलेशन का जो पाथ है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, तो ये इनहेलेशन का पाथ है। और जो गैस रिलीज होती है, जो CO2 रिलीज होती है, उसका पाथ इसका जस्ट रिवर्स है। तो जो एक्सेलेशन का जो पाथवे है, एल्वियोलाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, ट्रेकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, नेजल चैम्बर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, देन आउटसाइड द बॉडी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड में घुल जाती है तो 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और 3% ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रेवल करती है। इसी तरीके से बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स से जो CO2 रिलीज होती है वो ब्लड में घुल जाती है। तो जो 23% CO2 है वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। 70% जो CO2 है RBC के अंदर बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रेवल करती है RBC के द्वारा, और जो रिमेनिंग जो 70% पार्ट है, 23% कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, 70% कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और जो 7% है वो प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रेवल करती है CO2। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का और CO2 का जो है ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का लंग से लेकर बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स तक, और CO2 का बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स से लेकर ब्लड के द्वारा अगेन जब तक वो लंग्स तक पहुंचती है, इस तरीके से जो है इनका ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो टॉपिक अपन ने अभी डिस्कस किया है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये 10th क्लास के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए किया है। साथ ही साथ इन्हीं टॉपिक्स को जब हम 11th नीट डिस्कस करते हैं तो और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को भी 11th नीट के टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग की वो कैसे होती है। जनरली लंग्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते हैं। जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वो रिब्स के द्वारा, रिब्स की जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनकी हेल्प से, एंड जो डायफ्राम है उनकी मसल्स की हेल्प्स के द्वारा जो है ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो एट फर्स्ट इनहेलेशन के दौरान क्या होता है
कि हमारी जो रिब्स की जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो रिब्स बाहर की ओर पुल होती है। इसी तरीके से जो डायफ्राम है, ये जो मस्कुलर पार्टीशन है, इसकी मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो डायफ्राम जो है ये अभी डॉम शेप है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये फ्लैट हो जाता है। तो फ्लैट होने पर जो वर्टिकल थोरेसिक कैविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण से रिब्स का अपलिफ्टमेंट होता है, पुलिंग होती है। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण से भी इन दोनों ही कारणों से जो थोरेसिक कैविटी है उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इस तरीके से थोरेसिक कैविटी के अंदर जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम बढ़ने से उनका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, और बाहर की और एयर का प्रेशर ज़्यादा होने से एयर रश करती है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द लंग्स। ये हो गया इनहेलेशन। जब अगेन रिलैक्सेशन होता है, जब रिब्स की जो इंटरकॉस्टल मसल्स है जब रिलैक्स होती हैं और जो डायफ्राम की मसल्स से रिलैक्स होती हैं, तो रिब्स वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाती हैं। जो डायफ्राम है वो अगेन डॉम शेप हो जाता है, और इस कारण से जो थोरेसिक कैविटी है उनका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है। वॉल्यूम रिड्यूस होने से थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ता है लंग्स के ऊपर, और इसकी वजह से लंग्स से जो एयर है वो बाहर की ओर एक्सेल कर दी जाती है। तो इस तरीके से ब्रीदिंग की मैकेनिज्म पाई जाती है। ये जो सारा टॉपिक मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये 10th क्लास के स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के किया है। नीट के टॉपिक में या नीट लेवल पर जब हम डिस्कस करते हैं तो ये बहुत ही डिटेल में और डायग्रामेटिकली इसको हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।